बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसके शीर्षक का अर्थ जान लेंगे, यानी कवि ने ऐसा शीर्षक क्यों रखा है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ हुआ बच्चे, हम पंछी, पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त, उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र, हम पक्षी स्वतंत्र, गगन, गगन किसका पर्यायवाची है, आकाश का, तो हम पक्षी स्वतंत्र आकाश के, अर्थात पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में रहने वाले या स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ने वाले हम पक्षी हैं। यह कवि ने इस कविता का शीर्षक रखा है। ठीक है, नीचे आप पिक्चर जो चित्र दिया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि पिंजरे में से निकल करके पक्षी सीधा किधर, आकाश की ओर उड़ रहे हैं, और पिंजरा उनके लिए क्या था, एक कैद था जिससे वे आज़ाद हो गए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न जो आप पहले से जानते हैं। घर में कोई भी दो पक्षी जिनको हम पालते हैं उसका आप नाम बता सकते हो। ठीक उसी प्रकार पक्षियों को हम पिंजरे में रखते हैं, क्यों रखते हैं ये भी आप बता सकते हो। तीसरा प्रश्न जो है बच्चे ये वाला, कि इस कविता में पक्षी उन्मुक्त गगन के क्यों कहा गया है, इसका भी आप उत्तर दे सकते हो। जो हमने शीर्षक का अर्थ जाना है उसके आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न या कुछ बातें हैं जो आप पहले से जानते हो। कोई भी दो पक्षियों के नाम जिसमें हम घर में पालते हैं। तोता बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब पसंदीदा पक्षी है, तोता है। छोटी छोटी चिड़िया होती है रंग बिरंगी, है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि उनको बंद क्यों रखा जाता है। बंद इसलिए रखा जाता है ताकि वे पिंजरे में बंद इसलिए रखा जाता है ताकि वे उड़ ना जाएं, यानी अब वो हमारे घर से चले ना जाएं उड़ करके। पंख होते हैं ना उनके, तो पंखों से वे उड़ जाएंगे अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे तो। ठीक है, आगे चलिए। कविता में किस बारे में बात की गई है, तो कविता का सार हम जान लेते हैं। ठीक है, इस कविता में कवि ने पक्षियों के मन के भावों को प्रस्तुत किया गया। भाव मतलब मन की बातों को, अर्थात पक्षी हमसे सीधा नहीं कह सकते, उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते। पक्षी चहचहाते हैं या सब पक्षियों की अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती है जिसको कि हम नहीं समझ सकते, है ना। तो वो उनके मन के भावों को कवि ने अपने माध्यम से इस कविता में प्रस्तुत किया है। ठीक है, और आगे कि पक्षियों को प्रकृति ने स्वतंत्र उड़ने और घूमने के लिए पंख दिए हैं। प्रकृति ने दिए हैं ना, उनका जन्म ही पंखों के साथ होता है। ठीक है, जैसे हमारा जन्म हाथ पैरों के साथ होता है, ऐसे पक्षियों का जन्म पंखों के साथ होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो उनके पंख जो विकसित होते जाते हैं, वे मजबूत भी होते जाते हैं, और कुछ बड़े होने पर फिर वे उड़ना आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो पक्षियों को प्रकृति ने स्वतंत्र उड़ने घूमने के लिए पंख दिए हैं, परंतु मनुष्य उन्हें क्या करता है, पालने के लिए पिंजरे में कैद कर लेता है। बाजार से लेकर आते हैं ना हम, बाजार से पिंजरे सहित खरीद लाते हैं छोटी छोटी रंग बिरंगी चिड़िया, हाँ, तोता पैरट जो होता है उसको ले आते हैं, घर में ला के रख लेते हैं और उसको हम कहते हैं पालने लग गए हैं, है ना। और फिर हम कहते हैं जो बाहर तो इनको क्या मिलता, हम तो इनको घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, हाँ, बहुत अच्छा अच्छा इनको जो है इसको बोलना सिखाएंगे इनको। लेकिन बच्चे, वे पक्षी जो है आपकी इतनी अच्छी सुविधाएं पाकर भी
वे पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। उनको वो जो बाहरी दुनिया है, जो स्वतंत्र आसमान की, स्वतंत्र खुले आसमान की जो दुनिया है, उनको वही दुनिया पसंद है, चाहे उसमें उनको किसी भी प्रकार की परेशानी आए। ठीक है, तो उनको हम कैद करने लग गए हैं, पालने लग गए हैं। इससे क्या हुआ है कि उनकी आज़ादी छिन गई है। आज़ादी छिन गई ना, जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया, तब वह उड़ नहीं सकता, अब वह किसी भी पेड़ पर नहीं बैठ सकता, अब वह जो तालाब या नदी में जाकर पानी नहीं पी सकता, है ना। तो इस कविता में कवि ने पक्षियों के लिए आज़ादी के महत्व को बताया है, जो कि पक्षियों के माध्यम से, यानी पक्षी अपने लिए स्वयं इस कविता में आज़ादी के महत्व को बता रहे हैं कि उनके लिए आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चे, तो यह है इस कविता का सार है, मतलब ये सारा कुछ इसी कविता में इसी बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे चलिए। अब हम कविता की प्रत्येक 4-4 पंक्तियाँ, काव्यांश के पद 4-4 पंक्तियों के, इसका हम वाचन करेंगे और उसके बाद इनके शब्दार्थ के साथ इसका अर्थ, भावार्थ, इसकी व्याख्या समझेंगे। इन पंक्तियों को बच्चे हम गीत के रूप में भी गा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो है, बहुत मधुर आवाज़ में इंटरनेट पर आपको इसका गीत रूप में इस कविता का वाचन मिल जाएगा, यानी गीत ही गाया गया है एक तरह से। तो मैं भी प्रयास करता हूँ, आप उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन गीत के रूप में हम इसका वाचन करते हैं। ठीक है, चलिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी इन पंक्तियों को गा करके देखेंगे। बहुत ही अच्छे शब्द इसमें लिखे गए हैं। कुछ कठिन शब्द जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, उसका हम शब्दार्थ देखेंगे। उन्मुक्त का देखेंगे, गगन का देखेंगे, पिंजरबद्ध का देखेंगे बच्चे। और कनक बहुत ज़रूरी, तिल्ली तो आपको पता ही है, सलाखें होती है जैसे माचिस की तिल्ली होती है, ठीक उसी प्रकार से पतली तिल्ली छड़ जो होती है। और पुलकित, ठीक है बच्चे। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ देखने से पहले एक सीधे अच्छा, अंत में करेंगे उस पर बात हम भी अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है बच्चे, इसमें हम भी अभी कहाँ हैं, घरों के अंदर कैद हैं, घरों के अंदर बंद है ना। अब हम मनमर्जी से बाजार नहीं जा सकते हैं, हाँ। अब बाहर जो आइसक्रीम खाने जा सकते थे वो नहीं खाने जा सकते हैं, दुकान पे कुछ भी सामान लेने के लिए हर समय नहीं निकल सकते हैं। तो हमारे ऊपर क्या बंदिश हो गई है, हम बंद हो गए हैं अंदर, आज़ादी छिन गई है ना। हाँ, तो जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है हमारी आज़ादी छिन जाने से, जबकि हम तो घरों में रहते हैं, कुछ समय जो पढ़ाई करने जाते हैं वो समय इस विद्यालय में रहते हैं, उसके बाद हम कहाँ रहते हैं, घर में ही रहते हैं, है ना। लेकिन पक्षी तो स्वतंत्र, ये जो खुला वातावरण है इसी में रहते हैं, उसको जब हम कैद कर लेते हैं तो उनका कितना जो है, उनको कितनी परेशानी होती है, उनकी आज़ादी छिन जाती है, वे कितने व्यथित दुखी होते होंगे। जबकि हम जो घर में ही रहते हैं, कुछ समय बाहर कुछ समय घर के अंदर, हम जब कुछ समय के लिए घर के अंदर अभी बंद हो गए, अभी लॉकडाउन में बंद हो गए ना हम सब, तो हमें लग रहा है हम कितना परेशान हो रहे हैं ना। हम सोचते हैं, सभी बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो, हम विद्यालय भी जाएंगे, हम बाज़ार भी जाएंगे, हाँ, हम घूमने भी जाएंगे, सबकी इच्छा है ना। तो हम परेशान हो गए ना, ऐसा लगता है आज़ादी छिन गई, लेकिन हम भी पक्षियों की आज़ादी छीन लेते हैं। चलिए आगे चल के इन पंक्तियों की जो है हम शब्दार्थ देखते हैं पहले, फिर इनकी व्याख्या करेंगे।
शब्दार्थ बच्चे पहला है उन्मुक्त, जिसका अर्थ मैंने कविता के शीर्षक में ही बता दिया था, स्वतंत्र या खुला। गगन, यह आप जानते हैं, आकाश, आसमान, नभ, ये सब पर्यायवाची हैं, है ना। पिंजरबद्ध, पिंजर मतलब पिंजरा, बद्ध मतलब बंद, पिंजरे में बंद। कनक, कनक का अर्थ होता है बच्चे सोना। कनक बहुत जरूरी शब्द है, इसका अर्थ हुआ सोना। और तिल्लियाँ आपको पता ही है, जैसे माचिस की तिल्ली होती है उसी प्रकार से लोहे की भी तिल्लियाँ होती है, उसी प्रकार से मतलब लोहे की जो छड़ होती है वह तिल्ली समान होती है, उसको तिल्ली बोलते हैं। मोटा पतला जो भी छड़ होता है, सोने का भी हो सकता है ना। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। तो तीलिया मतलब सलाखें। और पुलकित अर्थात आनंदित, आनंदित, खिले हुए, ठीक है। ये शब्दार्थ है बच्चे। अब देखते हैं पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कुछ। क्या कह रहे हैं देखो, पढ़ के देखते हैं भावार्थ में, कि इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के मन की बात को बताते हुए कहते हैं। यानी कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं, लेकिन वे पक्षियों के मन की बात बता रहे हैं। यानी पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं, पक्षी कहना चाह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद नहीं करो, पिंजरे में बंद रहकर हम गीत नहीं गा पाएंगे। गीत नहीं गा पाएंगे अर्थात चहचहा नहीं पाएंगे। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं ना जो मधुर स्वर, मतलब उनका जो चहचहाना होता है वह मधुर स्वर में होता है, मीठी आवाज़ में होता है, जैसे कोयल का स्वर होता है। इसलिए हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कोयल गीत गाती है ना। तो वही पक्षी कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत रखो, हम पिंजरे में बंद रह करके गीत नहीं गा पाएंगे, अर्थात चहचहा नहीं पाएंगे। चाहे तुम हमारे लिए सोने की तीलियों का ही पिंजरा क्यों नहीं बनवा दो। वहाँ लिखा था ना बच्चे पंक्ति में, कनक तीलियों से टकरा कर, कि अगर तुम हमारे लिए सोने की तीलियों का भी पिंजरा बनवा दोगे, फिर भी हम उस पिंजरे से भी आज़ाद होने का प्रयास करेंगे, उस पिंजरे में भी हम उड़ने की कोशिश करेंगे। और जब पिंजरे में उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख पिंजरे की सलाखों से टकराएंगे, टकराएंगे ना, तो हम फड़फड़ाएंगे पिंजरे में, पिंजरे की सलाखों से हमारे पंख टकराएंगे और टकरा टकरा करके हमारे पंख घायल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कैसे पंख, आनंदित पंख, पुलकित पंख। जो कि पुलकित कब रहते हैं, वह जब स्वतंत्र आसमान में उड़ते हैं तो वे खुशी से पक्षी उड़ते हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं उड़ाता बच्चे। उनका ये है, उनकी क्या कहते हैं, उनकी यह क्रिया है जिसमें उनको आनंद मिलता है, और इस आनंद में उनके पंख उनका साथ देते हैं। इसलिए कहते हैं पक्षी, इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने आनंदित पंखों से, हम इन खिले हुए पंखों से उड़ना चाहते हैं, लेकिन तुम हमें बंद कर दोगे, चाहे सोने के पिंजरे में ही बंद कर दो, फिर भी हम उड़ने की कोशिश करेंगे। और उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो कोमल पंख है वह पिंजरे में टकरा टकरा करके उस पिंजरे से टूट जाएंगे, घायल हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली पंक्तियों का अर्थ हुआ बच्चे, हम समझ गए, लगभग समझ आ गया होगा सब बच्चों को। चलो फिर समझ आ गया तो अब इसके आधार पर प्रश्न पे बात करें। चलिए, इसके आधार पर प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न, आपने समझा ना। तो बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं, बहुत साधारण प्रश्न है। उन्मुक्त गगन यानी खुले आसमान में, स्वतंत्र आसमान में उड़ना चाहते हैं। पिंजरे, दूसरा प्रश्न है कि पिंजरे में बंद रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे। इसका प्रश्न आप खुद ढूंढिए और आप अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे। अच्छा, कुछ व्याकरण के भी इसमें बिंदु आए हैं जिस पर बात करते हैं। कनक तीलियों आया बच्चे, पंक्तियों में कनक तीलियों आया है ना, तो उन उस कनक तीलियों में कनक हुआ सोना, और तीली जो छड़ होती है, सड़ा यानी सोने की छड़,
इन दोनों शब्दों में बच्चे विशेषण और विशेष्य है, अर्थात तीली जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि वह तीली कैसी है, कनक की है, सोने की है। ठीक है, तो यह उसकी विशेषता है कि वह तीली जो है वह सोने की है। तो कनक इसका विशेषण हो गया और तीलियां क्या हो गया इसका विशेष्य। विशेषण तो आप समझते हो, और विशेष्य होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं जिस शब्द की। तो यहाँ किसकी बता रहे हैं, यहाँ तीलियों की बता रहे हैं, तो ये विशेष्य है। ठीक इसी प्रकार से पुलकित पंख हैं, पुलकित इसकी विशेषता है, पंख जो है विशेष्य है। ठीक है ना, पुलकित मतलब आनंदित, पंख कैसे हैं, बड़े आनंदित हैं, आसमान में उड़ते हुए बहुत आनंदित हैं। तो पुलकित इसका विशेषण हुआ और पंख इसका विशेष्य। ठीक है, चलिए, तो पहले अनुच्छेद आपको पहले जो काव्यांश की पंक्तियां हैं वह आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी पंक्तियों पर हम पहुंचते हैं। इसका भी हम गीत के रूप में वाचन करते हैं, आप भी प्रयास करिएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो गीत के रूप में हम इन पंक्तियों को गाएंगे, बहुत सुंदर, कहीं राग में गा सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करके, इंटरनेट पर आप ढूंढिएगा, अलग अलग राग में गाया गया है, प्रयास करिएगा। ठीक है, इन पंक्तियों का अब हम शब्दार्थ और फिर भावार्थ समझते हैं। ठीक है, इसमें कटुक, कटुक निबोरी आया ना, कटुक अर्थात कड़वी, और निबोरी जो नीम का फल होता है, छोटा छोटा हरा हरा होता ना, नीम का फल देखा होगा आपने, हरा हरा छोटा छोटा फल होता है, कच्ची आमी की तरह, वह होता नीम का फल, तो निबोरी कहते हैं उसको। और भली तो अच्छी, और कनक फिर से आ गया सोना। ठीक है, अब इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले। देखिए यहाँ सारे पक्षी देख रहे हैं, ये हमारे घर के बर्तन में रखा हुआ जल नहीं है ना, ये हमारे घर के क्या कहते हैं, हमारे घर के किसी बर्तन में रखा हुआ जल नहीं है, हमारे घर के बाहर जो हम पक्षियों के लिए रखते हैं वह जल नहीं है, किसी कुएं के अंदर का जल नहीं है। ये जल आप देखिए बच्चे, मैदान पर है, जमीन पर है, यानी यह नदी है। ठीक है, यह नदी कैसी होती है, नदी का जल कैसा होता है, बहता रहता है, नदी का जल बहता रहता है, और बहते 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 अंत में नदी कहाँ जाकर के गिरती है, समुद्र में। तो पक्षी जो हैं देखिए सूखे स्थान पर बैठ करके इसमें पी रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी जल पी भी रहे हैं, जल में खेल भी रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और सूखे स्थान पर जा बैठे हैं। तो इस प्रकार से जो पक्षी हैं वह बहता जल पीते हैं, अर्थात वह नदी का जल पीते हैं, वह झरने का जल पीते हैं, तालाबों का जल पीते हैं, है ना। ठीक है, तो पक्षी कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं कि उन्हें बहता जल पीना पसंद है, जैसे कि नदी का जल, झरने का जल। यदि फिर भी, यानी यह सब कह कर के पक्षी जो है हम लोगों से विनती कर रहे हैं, हम लोगों को वो जागृत कर रहे हैं, हमें जगा रहे हैं कि हमें बंद मत रखो, हम बंद नहीं रह सकते। तुम हमें सोने की कटोरी में मैदा, हाँ सोने की कटोरी में अच्छा अच्छा भीगी हुई दाल या अच्छा अच्छा भोजन ला करके देते हो, वह हमें नहीं चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे बर्तन में हमको पानी देते हो, वह हमें नहीं चाहिए। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदी का जल, झरने का जल। फिर भी अगर तुम हमें बंद करके रखोगे तो हम भूख प्यास से ही मर जाएंगे। हमें नहीं पसंद है तुम्हारा उस सोने की कटोरी का जल, हम पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। आगे देखिए,
उन्हें तो पिंजरे में रखी गई सोने की कटोरी की मैदा से कहीं अच्छी नीम की कड़वी निबोरी लगती है। अर्थात पक्षी कह रहे हैं कि हमको बंद रख करके तुम सोने की कटोरी में हमें मैदा दे दो, हमें अच्छे अच्छे फल दे दो, हमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को दो, वह सब हमें नहीं चाहिए, वह सब हमें नहीं पसंद है। इससे बहुत कितना भी महंगा सामान, कितने भी महंगी वस्तु है, कितने भी महंगे बर्तन में तुम हमें खिलाओ, हमें वह सब नहीं चाहिए। हमारे लिए तो वह नीम की कड़वी निबोरी यानी नीम का कड़वा फल जो है वही बहुत पसंद है हमें। तो कड़वे फल को हम नहीं खा सकते ना बच्चे, हमारी जीभ स्वाद देखती है, मनुष्य की जीभ स्वाद देखती है ना, कड़वी चीज़ को हम नहीं खाते हैं, हम मीठी चीज़ खाते हैं, चटपटी चीज़ खाते हैं या स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं, कड़वी नहीं खाते हैं, है ना। लेकिन पक्षी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो नीम की कड़वी निबोरी ही बहुत अच्छी है, इसलिए हमें आज़ाद रहने दो। अर्थात वे आज़ाद रहकर नीम की निबोरी खाना चाहते हैं और नदी का जल पीना चाहते हैं। इसलिए पक्षी विनती कर रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हमें कैद मत करो, नहीं तो हम तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे। हमारे लिए तो हमारे लिए तो मैदा की कटोरी से कहीं अच्छी वह नीम की कड़वी निबोरी है, वही हमारे लिए बहुत सबसे स्वादिष्ट फल है। यह पक्षी कह रहे हैं मनुष्य से। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरे काव्यांश की जो अगली 4 पंक्तियां हैं वह भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसके आधार पर प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है कि पक्षी कहाँ का जल पीना चाहते हैं। पक्षी बहता जल अर्थात नदी, झरने, तालाब, इन सब का जल पीना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि पक्षियों को कनक कटोरी की मैदा से अच्छी कड़वी निबोरी क्यों लगती है। उनको कनक कटोरी की मैदा से अच्छी कड़वी निबोरी क्यों लगती है, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ भी हम व्याकरण के कुछ बिंदु पे बात करेंगे, विशेषण पर भी बात करेंगे। यहाँ भी कनक, कनक जो सोना है वह विशेषण ही है। ठीक है। धातु रूप में जब प्रयोग होगा तो क्षमा कीजिएगा, धातु रूप में जब प्रयोग होगा तो वह संज्ञा में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ कटोरी के पूर्व यह प्रयोग हुआ है। अर्थात कटोरी की विशेषता है कि कटोरी सोने की है, इसलिए कनक विशेषण और कटोरी विशेष्य। इसी प्रकार से कटो कड़वी विशेषण और निबोरी विशेष्य। कटो जो है क्या है, विशेषण है, और कड़वी निबोरी विशेष्य है। ठीक है। विशेष्य मैंने बता दिया, जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। अब एक नया बिंदु और आया है इसमें व्याकरण के आधार पर, भूखे प्यासे, इनके बीच में यह योजक चिन्ह है, ऐसे वाला जो दोनों को योजित कर रहा है यानी अलग अलग कर रहा है, तो इनके बीच में यह योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह को जब हम हटा देते हैं इसके स्थान पर, तो इसके स्थान पर और, एवं, तथा, अथवा इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ पर भूखे प्यासे में और आ गया है, क्या आ गया है, और। ठीक है। तो जहाँ और, तथा, अथवा, एवं इस प्रकार के शब्द आए वहाँ अधिकतर द्वंद्व समास होता है। ये द्वंद्व समास की विशेषता है। इसमें क्या होता है द्वंद्व समास में, कि दोनों पद प्रदान होता है। दोनों पद प्रदान मतलब ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ठीक है ना। बीच में जो है और एवं, और इसीलिए करते हैं ना, या और एवं जो है दोनों जरूरी है, तो यहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है। यह एक व्याकरणिक बिंदु आया बच्चे। चलिए अब अगली पंक्तियों पे चलते हैं। तीसरे काव्यांश की 4 पंक्तियां यहाँ पढ़ेंगे। इसको भी हम गीत के रूप में वाचन करते हैं। आइए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं
तरु की फुनगी पर के झूले बस सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, झूले, झूला, यहाँ शब्द आया ना झूले इस चित्र में। अभी आगे हम चलते हैं, शब्दार्थ देखते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी श्रेणी, पंक्ति, कतार। यहाँ श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला, यानी पिंजरे के अर्थ में बात की गई है। पिंजरा ऐसे होगा बच्चे, अब इसमें क्या है, ऐसे 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 सोने की श्रृंखलाएं बनी होगी। ठीक है, ये पिंजरा हो गया, है ना। इस पिंजरे में ऐसे क्या है, श्रृंखलाएं लंबी लंबी, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कतार से वो छड़ें लगी होगी। ठीक है ना। अगला शब्द उड़ान अर्थात उड़ना। तरु, तरु का अर्थ बच्चे पेड़ होता है। फुनगी यानी पेड़ की शाखा का अग्रभाग या पतली शाखा। एक मोटी शाखा जाती है बच्चे पेड़ के तने से छट करके, फिर इसमें से जो आगे और शाखाएं छट जाती है, जैसे ये छट गई, ये छट गई, है ना, ये छट गई। ठीक है, इसमें से आगे और शाखाएं छट जाती है, पतली पतली शाखाएं होती है। ये शाखाएं जो होती है ये पतली होती है और लचीली होती है। यानी पतली होती है तो ये जो भार के साथ, जब इन पर कोई भार डाला जाता है, अर्थात पक्षी या कोई भारी पक्षी आकर के बैठता है तो ये लचक जाती हैं। ठीक है, इसीलिए पक्षियों ने कहा है कि तरु की फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ की जो पतली शाखा है उस पर हम झूला झूलते थे। कैसे, पक्षी आकर के बैठता था, शाखा जो है लचीली होती थी, पतली होती थी, तो वह लचक जाती थी, 2-3 बार वह लचक जाती थी, उस पर झूला झूलते थे। ठीक है ना। चलिए अर्थ समझते हैं। आगे पक्षी कह रहे हैं, यानी इन पंक्तियों में पक्षी क्या कह रहे हैं कि वे इन सोने के पिंजरों, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला से बने हुए, है ना, सोने की श्रृंखला से बने हुए, अर्थात इसका अर्थ यहाँ हुआ पिंजरा। ठीक है ना, पिंजरे की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि वे इन सोने के पिंजरे में बंद रह करके भी, इन सोने के पिंजरे में पक्षी बंद रह करके जिस गति से वे उड़ते थे, जितना ऊंचा वे उड़ते थे, वे सब भूल गए हैं। ठीक है, क्योंकि तुम हमें कैद, पक्षी कह रहे हैं कि जब तुम हमको पिंजरे में कैद कर लेते हो, हमें पिंजरे में बंद कर लेते हो, तो हम उड़ नहीं पाते। नित्य यानी प्रतिदिन जो हम ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ते थे और जितनी तेज गति से जो उड़ते थे, वह सब हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद रह करके हम तो उड़ना, तेज गति से उड़ना सब भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर सोने की सलाखों वाला ये पिंजरा है। इसमें कैद होने के बाद तो हम जो पेड़ पर झूला झूलते थे, यानी पेड़ पर झूला झूलने की जो हमारी प्रतिदिन क्रियाएं होती थी, उसको केवल किस में देख रहे हैं, सपनों में देखते हैं। अर्थात इस पिंजरे के बंधन में रहकर पेड़ों पर झूला झूलने की हमारी इच्छाएं भी दब गई है। स्वतंत्र रह करके उड़ान भरने के बाद वह किसी भी पेड़ की टहनी पर जाकर के जब बैठते थे, तो ये देखिए पीछे वाली हमने इस चित्र में दिखाया हुआ है, ये जो भाग है यही फुनगी है। यह जो टहनी का भाग है इसी को फुनगी कहते हैं। ये पूरा बच्चे यहाँ से, ये पूरी टहनी का जो भाग है इसी को फुनगी कहते हैं। और इस पर देखिए ये पक्षी आकर बैठे, पक्षियों के बैठते ही ये इधर नीचे की तरफ ये झुक गई है, नीचे की तरफ झुक गई है ना। अब ये 2-3 बार ऊपर नीचे ये झुकेगी, क्योंकि पक्षी भी आके बैठे हैं तो ये 2-3 बार लचकेगी। इससे पक्षियों को क्या,
झूला आता है, यानी वो झूला झूलते हैं इस पर। इसीलिए वो कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि पेड़ की जो टहनी थी, जो फुनगी थी, उस फुनगी पर हम झूला झूलते थे, लेकिन इस पिंजरे में बंद रहने के बाद तो वह झूला भी हम केवल सपनों में ही देख रहे हैं। यानी या वो इच्छा भी हमारी अब दब गई है, केवल सपनों में हमें नजर आता है कि हम झूला झूल रहे हैं। ठीक है, यह भी आपको समझ आ गया होगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। समझ आ गया होगा ना। तो अब इस पर भी हम प्रश्न निर्माण हमने कुछ किया है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि पिंजरे में कैद होने के बाद पक्षी क्या भूल गए हैं। आपने समझा है, आप इसका स्वयं उत्तर लिखेंगे अपनी कॉपी में। दूसरा प्रश्न है कि पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं। इसका भी उत्तर आप स्वयं अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। व्याकरण, यहाँ भी हमने विशेषण की बात की है। स्वर्ण अर्थात सोने की, श्रृंखला विशेष्य, तो श्रृंखला विशेष्य है, और श्रृंखला कैसी है, सोने की, है ना, तो ये विशेषण है। हाँ, यहाँ पर हमने एक नया व्याकरणिक बिंदु की बात की है, तत्सम शब्द। ये जो स्वर्ण है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है सोना। ठीक है, गोल्ड इंग्लिश में जिसको कहते हैं। तो स्वर्ण तत्सम शब्द है, और श्रृंखला यह भी तत्सम शब्द है। श्रृंखला को बच्चे आजकल जो है ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अंतर सिर्फ यहाँ पर आया है। यहाँ जो हमने श्री लिखा था, वह श्री इसलिए नहीं लिखा क्योंकि री, जो री की मात्रा है वह हम नीचे लगा चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ श्री नहीं लिखा। ठीक है ना, इसलिए आजकल इस शब्द को हम शुद्ध मानते हैं। यह शब्द शुद्ध है। ये जो यहाँ से हमने केवल ये रखा है, यहाँ की जो मात्रा थी, यहाँ की जो ये यहाँ जो ये डंडा था, इसको हमने हटा दिया बच्चे। ठीक है ना, यह लिखा जाता है आजकल शुद्ध, क्योंकि री की मात्रा लगी हुई है, स हमने लिख दिया तो श्रृंखला हो गया। ये विशेष्य है। तत्सम शब्द स्वर्ण, ये तत्सम है। श्रृंखला ये भी तत्सम है। ठीक है, तो स्वर्ण का हो गया सोना, श्रृंखला का हो गया कतार या श्रेणी। ठीक है। अच्छा, अब आइए एक और नया व्याकरणिक है। कारक आपने पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। ठीक है, छठी कक्षा में आपने कारक पढ़े होंगे। उसमें संबंध कारक होता है, जिसके 3 चिन्ह होते हैं, का, के और की। ठीक है, 3 चिन्ह होते हैं। उसमें से एक चिन्ह यहाँ प्रयोग किया गया है, तरु की फुनगी। यानी फुनगी किसकी है, तरु, पेड़ की है। तो फुनगी और पेड़ के बीच में ये जो की वाचक, ये जो की चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, ये संबंध बता रहा है कि वह फुनगी तरु की है, पेड़ की है ना, पेड़ की है। अगर हम की हटा देंगे तो तरु फुनगी, अर्थात यह एक ही हो जाता है। तरु फुनगी मतलब पेड़ फुनगी, यानी पेड़ शाखा, पेड़ की नहीं, पेड़ शाखा। तो इसलिए जो ये की है, यह इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। इसमें हमने और भी लिखा पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द भी हमने देखे हैं कि यहाँ तरु हमने लिखा है, तरु, इसके पर्यायवाची पेड़ होता है, वृक्ष होता है। पर्यायवाची शब्द भी आपको जान लेना जरूरी है ना। पर्यायवाची जानने से आपके शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। तरु का अर्थ हो, तरु के अन्य पर्यायवाची हुए पेड़, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष। दूसरा स्वर्ण, इसके अन्य पर्यायवाची हुए सोना और कनक। कनक तो इसी में आया है, सोना हमने इसका अर्थ किया है, और स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण, सोना, कनक तीनों एक ही अर्थ के हैं। ठीक इसी प्रकार से तरु, पेड़, वृक्ष ये तीनों भी एक ही अर्थ के हैं। ठीक है, तो यह हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के 4-4 पंक्तियों के 3 काव्यांशों की हमने चर्चा की।
व्याकरणिक ज्ञान के साथ, शब्दार्थ के साथ, भावार्थ के साथ। अब जो अगला वीडियो आएगा, उस अगले वीडियो में अंतिम 3 काव्यांशों की जो 4-4 पंक्तियों के हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।